मुझे विधवा हुए 10 साल हो चुके थे। ना ही मेरी कोई औलाद थी और ना ही मैंने दूसरी शादी की थी। बस घर में अकेली रहती थी। मुझे अपने मरे हुए पति से बहुत प्यार था, इसलिए रोज रात की उसकी कमीज अपने साथ रख कर सोती थी। मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं सुबह उठती तो मुझे चक्कर आते, मेरे पेट में दर्द होता। एक दिन डॉक्टर के पास गई तो वह बोली, तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं तो कई सालों से विधवा थी और ऊपर से घर में कोई आदमी भी नहीं था। उस रात मैं बहुत परेशान थी। पति की कमीज सीने से लगाए लेटी हुई थी कि मुझे कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। जो ही मैंने कमीज की जेब में हाथ मारा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अंदर से तो मेरा नाम अंजलि है। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन वंशिका की शादी थी, इसलिए हम बहन भाइयों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया था। वह हम सब बहन भाइयों में बड़ी थी। फिर मेरा नंबर आता था और फिर मुझसे छोटी 2 बहनों और एक भाई था। हमारे घर में पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि अपने बहनोई से जूता चुराई की रस्म में पूरे 5,000 लूँगी, क्योंकि वह बहुत अमीर थे। मेरा बहनोई बहुत अच्छा कमाता था। मैं पीले रंग का सूट पहनकर जीजा जी के जूते चुराने की बातें कर रहे थे जब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने गौर किया तो मुझे परेशान सी लग रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे माँ रोती रही है। मैं बोली, मम्मी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मम्मी मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर मम्मी ने मेरे हाथ पर एक खत थमा दिया था। मैंने जल्दी से वह खत खोल कर देखा तो वह वंशिका दीदी की तरफ से था। उसमें लिखा था कि मम्मी, मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकूं, इसलिए मैंने खत का सहारा लिया। मैं रमन से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मैंने अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था मम्मी, मगर आज उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से ना भागी तो वह जहर खाकर अपनी जान दे देगा। मम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैं यह घर छोड़कर अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही हूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि इस तरह भागना आपकी बहुत बदनामी होगी। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और हो सके तो मेरे लिए आप प्रार्थना जरूर कीजिए। मैं तो अपनी दीदी का ख़त पढ़कर कांपने लगी थी। मम्मी बोली, अंजलि, क्या तुम्हें अपनी बहन के इन काले करतूतों का पता था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी कसम से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, वरना मैं दीदी को कभी इस घर से ना जाने देती। मम्मी कहने लगी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब देखना तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बेटी बताओ, इस हाल में हम क्या करें? मैं बोली, मम्मी मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो कहेंगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी अपने बाप की इज्जत बचा ले। अपनी कमबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे मम्मी से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बोली, मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी बात मान ली और यह शादी कर भी ली तो खुद सोचो, जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चलेगा तो वह मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। वह तो मेरा जीना हराम कर देंगी। मम्मी कहते हुए, मगर तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है क्या कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं? वह यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। अपने बाप को अर्थी पर लिटाना चाहती हो या फिर यह दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप पर बैठना चाहती हो? मैंने दुल्हन के जोड़े की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर मुझे अपने बाप के खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देना ही पड़ा था। इतना धोखा तो ससुराल वालों को देना ही था, क्योंकि मैं मजबूर थी। आखिर मैं क्या करती? मैंने अपने ससुराल में घूंघट नहीं हटाया। मैं घूंघट के अंदर छुपी सारी रस्मों में रोती रही थी। मैं तो यह सोच भी नहीं पा रही थी कि जब मेरा दूल्हा घूंघट उठाएगा तो वह मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। कहीं जल्लाद की तरह मेरे ऊपर हाथ न उठा दे। वह अपने घर वालों को कमरे में बुला लेगा और फिर यह सब मुझ पर बड़ी तेजी से टूट पड़ेंगे। यही सोचकर मैं रोती रही थी। खैर, मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया था। वह नहीं जानते थे कि मैं वंशिका नहीं बल्कि अंजलि हूँ। कुछ ही देर
बाद मैं विदा होकर रमन के घर आ चुकी थी। मेरी सास मुझे मेहमानों में बैठाकर कुछ रस्में पूरा करना चाहती थी। मैंने सर दर्द का बहाना बना लिया और रमन से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। रमन ने अपनी माँ से कह दिया कि आप बाकी रस्म सुबह कर लीजिएगा। उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था। मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया था। थोड़ी देर के बाद ही रमन भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट पलट दिया था। वह मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए थे। वह तो कुछ बोलने की भी पोजीशन में नहीं थे। फिर उन्होंने बड़ी देर बाद जो शब्द कहा था वह मेरे दिल को सुन्न करने के लिए काफ़ी था। वह बोले, तुम वंशिका की छोटी बहन अंजलि हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया था। वह बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ मुझसे। रोते हुए बोली रमन, वंशिका दीदी आज घर से भाग गई है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी ने ही उनका ख़त मुझे लाकर दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह किसी और से मोहब्बत करती है, इसलिए उसके साथ घर छोड़कर जा रही है। उस टाइम मम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें पापा की इज्जत की फिक्र थी, इसलिए मेरे सर पर दुपट्टा डालकर मुझे मंडप में बिठा दिया था। रमन अपना सर पकड़ लिया था। वह बोले, अच्छा, जब पंडित जी ने फेरे लगवाए थे तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि वह वंशिका की जगह अंजलि कह रहे थे, मगर तब मैंने सर झटक दिया कि मेरा वहम है। मैं बोली, जी मम्मी ने ही पंडित जी से बात की थी कि इसी मंडप में भेज रहे हैं। पंडित जी को सब पता था, इसलिए मेरी शादी पंडित जी ने मेरा ही नाम लिया था। मम्मी ने शादी के टाइम खाना टेबल पर लगा दिया था ताकि खाने की वजह से किसी का नाम की तरफ ध्यान ही ना जाए। रमन ने सर हिला दिया था। फिर बोले, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्या? मैं बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर है या नहीं। उस टाइम मुझे जो चीज़ डरा रही थी वह यह है कि अब आप और आपकी फैमिली मेरे साथ कैसा सलूक करेगी। रमन कहने लगे, अंजलि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। इस बात का सबूत के लिए यही काफ़ी है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तुमने अपने माँ बाप को बदनामी से बचा लिया और अगर आज बारात खाली वापस लौटी तो यकीनन हमारी भी बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी तो बदनामी से बचा लिया है। रमन कहने लगे, अंजलि तुम एक अच्छी खासी प्यारी लड़की हो। मुझे तुम्हें अपनाने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो रमन की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है? मैं भी अब जरा तसल्ली में हो गई थी। तब रमन ने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिया और कहने लगे, तुम आराम से अपने घर बात कर लो। अपनी माँ को बता दो कि रमन को अब सच्चाई का पता चल चुका है। वह परेशान होगी। उन्हें दिलासा दे दो। रमन की बात सच साबित हुई थी। जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया था वह रोने लगी थी। कहने लगी, जब से तुम विदा होकर गई हो मैं सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन करके अपने बारे में बताया। सच जानने के बाद रमन ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर जब मेरी असलियत घर वालों में खुली तो सब ने बहुत ऐतराज़ किया था। मेरी सास तो कहने लगी, बेटा उसे अभी के अभी डिवोर्स देकर घर से निकाल दो। उसके माँ बाप को भी तो पता चले कि धोखा नहीं चलेगा। यह रिश्ता ना हुआ जैसे हम मंडी से सब्जी लेने गए हैं और हमें दिखाया कुछ और गया हो और पैक करके कुछ और दे दिया हो। तब रमन ने ही सबको तसल्ली दिलवाया था। उसने सबसे कहा कि मुझे वंशिका अंजलि से भी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप में से किसी ने उसके साथ बुरा शुरू किया तो मुझे बहुत दुख होगा। खैर फिर रमन ने बहुत बड़ा रिसेप्शन पार्टी भी किया था। यह सब देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया था। रिसेप्शन पार्टी के बाद सब मेहमान चले गए थे। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास अब भी मुझसे खींची खींची रहती है। रमन ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया था कि वह मेरा ख्याल रखे। आखिरकार मेरी सास का दिल भी पिघल ही गया था। अब हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरे पति रमन यूपी में स्पेशल पुलिस फोर्स में ड्यूटी पर तैनात थे। स्पेशल वालों की तो कभी भी छुट्टी नहीं होती, 24 आवर ड्यूटी होती है। उन्होंने मुझे हर खुशी दी थी। वह कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग कराने ले जाते। मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। फिर वह अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। रमन के जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू मेरा बेटा तो अब ड्यूटी पर चला
गया है, लेकिन तुमने खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई है। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी सास को बताया कि अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। यह सुनकर वह कुछ मायूस हो गई थी। कहने लगी, बहू, मेरे बेटे की जॉब ऐसी है कि उसकी ड्यूटी बहुत ख़तरनाक इलाके में है और उसके दुश्मन भी काफ़ी बन गए हैं, क्योंकि वह रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता और बहुत नेक लड़का है मेरा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हजारों साल जिए, मगर मैंने उससे कह दिया कि जहाँ फ़र्ज की बात आए वह एक पल के लिए भी देरी ना करे और अपनी जान की बाजी लगा दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। मैं अपनी सास की बात सुनकर गुमसुम सी हो गई थी। मैं बोली, आंटी, भगवान के लिए ऐसी बात मत करो, मेरे दिल में बहुत घबराहट होती है। वह मुस्कुरा दी और मेरे सर पर हाथ फेरा। प्रार्थना कर रही थी, तुम सदा सुहागन रहो। फिर वह कहने लगी, बेटी, तुम ऐसा करो कि कुछ साल के लिए रमन के पास चली जाओ, तब तक मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मेरे बेटे रमन को सरकारी क्वार्टर तो मिल ही गया था, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। रमन को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वह मुझे हमेशा मेरे पति से दूर रखेगी और उसके पास जाने नहीं देगी, मगर उन्होंने मेरे इस ख्याल को गलत साबित कर दिया था। मेरी सास ने उसी दिन रमन को फ़ोन करके कह दिया था कि वह मुझे रमन के साथ रहने का इंतज़ाम पूरी करे। रात में मुझे रमन की कॉल आ गई थी। वह बहुत खुश लग रहे थे। कहने लगे, लगता है मेरे जाने के बाद तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है। जो मम्मी तुम्हें मेरे पास भेजने पर राजी हो गई है। मैं मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगे, मैंने जब से यह खुशखबरी सुनी है तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा। मैं कल तक सारे इंतजाम कर लूँगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे यह सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। खैर, जो भी था, मैं बड़ी खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देख देख कर मुस्कुराती थी। शाम को रमन का फ़ोन आया था। फिर उसने मुझे बताना था कि इंतज़ाम पूरे हो गए हैं या नहीं। शाम हुई तो रमन के नंबर से फ़ोन आने लगा था। मैंने कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई थी। किसी ने हेलो कहा था, लेकिन हेलो मेरे रमन की आवाज़ तो नहीं थी। अचानक से मैं घबरा गई थी। मैं बोली, जी कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप रमन के घर से बात कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, जी, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। फ़ोन पर कुछ देर के लिए वह चुप हो गए। फिर आवाज़ आई थी, आपको रमन की शहादत बहुत बहुत मुबारक हो। रमन अब इस दुनिया में नहीं है। यह शब्द मुझ पर गोली की तरह आकर गिर गए थे। मैं एकदम से ठहर गई थी। मेरी सास ने जल्दी से मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया था। फिर उन्हें भी रमन की शहादत की खुशखबरी सुना दी गई थी। उनका मामला मुझसे भी बहुत बुरा था। वह गम से बुरा हाल था, बल्कि बड़े फ़क्र से कहने लगी, मुझे शहीद की माँ होने पर फ़क्र है। काश मेरे 10 बेटे होते तो मैं अपने सभी बच्चे इस वतन के लिए कुर्बान कर देती। अपनी सास का यह जज्बा देखकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मैं सनसनी होकर डर गई थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वह भी हिचकियाँ ले रही थी, मगर मुझे रोने से मना कर रही थी। कहने लगी, बहू, ये आंसू छुपा लो, गम न करो। यह ना हो कोई औरत तुम्हारे आंसू देखकर घबरा जाए और अपने पति को नेक काम की खातिर जान देने से रोक ले। मैं तो उनके हौसले को देखकर हैरान होती जा रही थी। फिर मेरे रमन को बहुत ही शान शौकत के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की पत्नी थी, मगर दिल था कि संभलता ही नहीं था। वह इस सदमे से बाहर नहीं आ रहा था। मेरे पति रमन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की थी। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुसवा होने से बचाया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे ना उस इंसान से मोहब्बत करने लगती। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि मैं रमन के बाद आपका सहारा बनूंगी। मैं घर से निकलकर आपके लिए कमाऊंगी, मगर मेरे कमाने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि रमन की पेंशन आने लगी थी और इसी से घर खर्च चल रहा था। अब हम दोनों औरतें घर में मर्दों की तरह घूमती रहती थी। कभी कभार एक दूसरे के सीने से लगकर रो लिया करती थी। मेरी सास अक्सर कहती थी कि रमन का बच्चा होता, तुम्हारी गोद में खेल रहा होता तो हमारे घर में इतनी उदासी ना होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश रमन जाने से पहले मुझे अपना वारिस देकर चले जाते। खैर, यूं ही टाइम बीतने लगा और मेरी उनसे और मोहब्बत बढ़ने लगी थी। तब मेरे माँ बाप ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। मम्मी ने मेरी सास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी।
और यह भी कहा था कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी की इजाज़त दे दें, ताकि आगे पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी है। कल को हम भी मर गए और आप भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी को लोग भेड़ की तरह नोच खाएंगे। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी इजाज़त है, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, मगर जब मेरी बेटी की शादी कीजिएगा तो मुझे भी ज़रूर बुलाइएगा। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। मैं बोली, मम्मी, रमन ने जाने से पहले मुझसे वादा किया था और मुझे कह कर गए थे कि तुम मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना। मम्मी, अपने मरे हुए पति का हुक्म नहीं टाल सकती। मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। फिर मम्मी और पापा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, मगर मैं उनके साथ नहीं गई थी। मेरे पास ज़िंदगी बिताने के लिए रमन की बहुत सी यादें थी। अब मैं हर रात रमन की तस्वीरें और उसके कपड़ों को गले से लगाकर सोती और उससे ढेरों बातें किया करती थी। यूं ही मेरी ज़िंदगी के 10 साल बीत गए। अब मेरी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखा करती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी सास भी मुझे कहने लगी थी कि अंजलि, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं उनकी बात पर हंसकर टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, अंजलि, अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम मेरी बच्ची शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि जब मरकर रमन की आत्मा के पास जाऊं तो वह मुझे देखकर मुंह फेर ले और मुझसे यह सवाल करे, आप मेरी धर्मपत्नी को किसके पास छोड़कर आई हो। मैंने अपनी सास को कहा कि आपको आपके मरे हुए बेटे की कसम है, आपने आज के बाद मेरी शादी का नाम नहीं लेना। मेरी सास अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अब मेरी तबीयत हर टाइम ख़राब रहने लगी थी। जी घबराया करता था, हर टाइम जी में मतली मतली सा रहता था, मगर मैं अपनी इस बीमारी को नज़रअंदाज करती थी। लेकिन यह सब कुछ मेरी सास की निगाहों से बच नहीं सकता था। वो कहने लगी, मेरी बेटी, तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, मैं तुम्हारी वजह से बहुत फ़िक्रमंद हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। मैंने मना कर दिया था, मगर आज तो मेरी सास बच्चों की तरह जिद करने लगी थी। वह कहने लगी, मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगी। और यूं वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और मेरा चेकअप करने के बाद बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो प्रेग्नेंट हैं। यह बात सुनकर मैं मेरी सास दोनों हक्का बक्का रह गई थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा था। डॉक्टर दवाइयों के बारे में बताती रही और सावधानी का कहती रही, मगर मेरे पल्ले उसकी कोई बात नहीं पड़ी थी। मेरा दिमाग तो इसी बात पर उलझ गया था कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, हम दोनों सास बहू घर आ चुकी थी। सारा रास्ता हम दोनों चुप रही थी। घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम उस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो तुम मेरी फ़िक्र ना करना, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। फिक्र करने की क्या बात है। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, आंटी, रमन मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी आदमी था। उसके बाद मैंने कभी किसी आदमी से अपना रिश्ता के लिए नहीं सोचा। शायद डॉक्टर ने झूठ बोल रही हो। मेरी सास मुस्कुराने लगी थी और बोली, बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी जवान लड़की हो। मैं जानती हूँ तुम्हें ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही ढूंढ लिया। बेटी, मैं तुम्हें गलत तो नहीं कह रही हूँ, फिर तुम क्यों घबरा रही हो। मैं कुछ कहे बिना कमरे में गई और रामायण उठाकर ले आई थी। मैं बोली, इस किताब पर हाथ रख कर कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में रमन के अलावा और कोई आदमी नहीं आया। अब मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगी, यह तो बहुत फिक्र की बात है, न जाने हमारे घर पर कौन घात लगा कर बैठा है। अब मैं और मेरी सास दोनों ही बहुत परेशान हो चुके थे। मेरी सास कहने लगी, बेटी, हमें मुजरिमों को ज़रूरी ढूंढना है। आज से ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊंगी, फिर देखते हैं कि यह सब किसका किया धरा है। खैर, रात हुई तो मैं प्लान के मुताबिक अपने पति की तस्वीर और कपड़े अपने सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी थी। करीब करीब रात के 12 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई आदमी मेरे कमरे में आया है। मैंने जल्दी से दोनों आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई।
गई। तब मुझे एक रुमाल नज़र आया। कमरे की खिड़की से अंदर आने वाला आदमी मेरी नाक पर रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नज़र पड़ी तो मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। जमीन आसमान की गर्दिश रुक गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति था। मेरे सामने रमन खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। वह भी अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वह भाग कर आई और रमन के गले लग गई थी। वह कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? जबकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर रमन कहने लगा, मम्मी आप तो जानती हैं ना, मैं एक जासूस हूँ। मैं देश के खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था। जब उन दिनों मेरी शादी हुई थी, मेरे बड़े हाकिम को पता चला था कि हमारे देश में दुश्मन घुस आए हैं जो हमारे राज्यों को हासिल करके देश में फितना फसाद फैलाना चाहते थे। मैं एक माहिर जासूस था, इसलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुलवा लिया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने यह फैसला किया कि अंजलि को मेरे पास भेजना है, इसलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। मम्मी, मेरे साथ जो लड़का उस मिशन में शामिल था वह शहीद हो गया था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसका पूरा चेहरा भी झुलस गया था। इसलिए मैंने यह कहलवा दिया था कि वह मेरी लाश है, क्योंकि उस मिशन पर मेरे बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और यह भी हो सकता था कि मेरी लाश भी आपको ना मिलती। मैंने अपनी तरफ से लाश भिजवा कर सारी जासूसी कर रहा था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती यह कि मैं उस मिशन में कामयाब हो गया और मैं बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों से शर्मिंदा था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। बस फिर मैंने यह मन बनाया कि जब अंजलि प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग बच्चे के बाप को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच जाओगे, और आज वही हो गया। मम्मी आपको बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। वह दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो रमन मेरी तरफ आया था। मुझसे मुस्कुरा कर बोला, मुझे माफ़ नहीं करोगी? मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, मैंने 10 साल विधवा बनकर बिताए हैं, बिना सहारे के। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 खूबसूरत साल गम के हवाले दिए। क्या यह कम है? रमन कहने लगा, अंजलि तुम बिल्कुल सच्ची हो, मगर एक बार मैंने तुम्हें अपनाया था जब तुम उस ज़िंदगी से हार बैठी थी और बहुत घबराई हुई थी। आज मैं घबराया हुआ हूँ, तुम मुझे अपना लो। रमन की इस बात के बाद मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैं आज एक खूबसूरत बेटे की माँ बन चुकी हूँ। यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। यह टाइम हमने बहुत सालों बाद बिताया था। मैं भगवान की कृपा करती हूँ कि उसने मेरा पति मुझे वापस लौटा दिया और उनकी गैर मौजूदगी में मेरे कदमों को बहकने से रोक लिया था ना। शायद आज मेरी किस्मत में यह खुशियाँ न होती। तो कैसी लगी दोस्तों यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।